हेलो बच्चों, मैं अमरीश सर फिर आज आपके सामने उपस्थित हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर और सवाल का लेकर के। सैम्पल पेपर 3 का क्वेश्चन आंसर है। उसके पहले दोस्त बात लफ्ज़ आपसे बातचीत कहते हैं कि मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, मुरादे मांग ले ए दोस्त तू भी, मैं एक टूटा हुआ तारा हुआ हूँ। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेशन है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि वन ऑफ द इवेंट्स दैट डू नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, है ना, एक इवेंट जो फोटोसिंथेसिस के दौरान नहीं होता है। नहीं क्या होता है, अब हम लोग चूज करते हैं। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, है ना, क्लोरोफिल सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों, उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, रिएक्शन होता है और इसमें हम लोग वाटर ले लेते हैं, है ना। क्लोरोफिल की स्थिति में क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है, ग्लूकोज बन जाता है, C6H12O6 बनता है बच्चों, और ऑक्सीजन रिलीज होता है ना। तो इसको अगर हम लोग बैलेंस कर दें C6 तो C6 हो जाएगा, 6 2 12, 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, 12 6 18, 6 तो 6 दूना 12, 6 18, 602, है ना। तो हम लोग देख क्या पा रहे हैं इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी तो होता ही है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, गलत, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि डू नॉट अकर ड्यूरिंग, तो नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, है ना। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, है ना। डायग्राम बच्चों यहाँ बना हुआ है, एक प्लांट है, ये इसका रूट है, रूट से यह वाटर को खींच करके, और ये लीफ है, लीफ से वाटर वेपर निकल रहा है ना। तो इसमें क्या क्या संभावना है, कर रहा इवेपोरेशन हो रहा है क्या, मेंटेन वाटर कंटेंट्स इन लीफ सेल्स, ये है। चलिए दूसरा कर रहा है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स ए सक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर इनसाइड द प्लांट, है ना। तो वाटर तो ये पुल्स कर रहा है, यहाँ ये ऊपर वाला जो है कि मेंटेन वाटर कंटेंट्स, लेकिन मेंटेन वाटर कंटेंट्स होता है, लेकिन यहाँ तो हम दिखा रहे हैं कि ये रूट से ऊपर प्लांट तक जा रहा है वाटर। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, हेल्प्स इन एक्सक्रेटिंग आउट वेस्ट वाटर फ्रॉम द प्लांट, ये नहीं है ना, एक्सक्रेशन नहीं हो रहा है। दिस ट्रांसलोकेशन हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन, तो इसमें हो ही नहीं, जो फिगर में हो रहा है वही बताना है। तो फिगर में बता रहा है कि रूट से वाटर खींच करके और लिप तक पहुंचाया जा रहा है, तो ये सक्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट्स ए प्योर टॉल प्लांट टीटी इज क्रॉस्ड विथ ए प्योर शॉर्ट प्लांट स्मॉल टीटी, द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन विल बी। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, हम लोग जानते हैं कि जब भी प्लांट का, मतलब मान लेते हैं कि एक कंप्लीट टीटी है और एक स्मॉल टीटी है ना, तो जब इसका होगा, है ना, जब बनेगा, जब इसका आपस में रिएक्शन मीट करेगा, तो ये कैसा बनाएगा। तो इसमें हम लोग देख क्या रहे हैं कि इसका जो F2 जनरेशन होगा यह हो जाएगा एक टीटी, है ना। अच्छा बच्चों, ये स्मॉल टी होगा, ये एक कैपिटल टी हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या क्या देख पा रहे हैं, देखिए एक कैपिटल टी बन गया, है ना, ये स्मॉल टी है बच्चों। तो स्मॉल टी, एक स्मॉल टी बन पा रहा है,
ठीक है, और फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और फिर एक स्मॉल टी और फिर एक कैपिटल टी, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि यह जो निकल रहा है, जो हमारा रेशियो आया है, जो न्यू जनरेशन F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन का है। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि प्योर जो प्लांट है ना, टॉल टॉल होगा, टॉल और ड्वार्फ भी हो सकता है, टॉल ड्वार्फ हो सकता है, फिर प्योर ड्वार्फ हो जाएगा। तो इसमें क्या, यह रेशियो क्या, देखो दो तरीका का रेशियो होता है, जीनोटाइप रेशियो होता है, एक फेनोटाइप होता है ना, फेनोटाइप में। तो देख लेना है, तो जो जीनोटाइप होता है, देखो ये 1 टॉल टॉल, तो इसको हम लोग 1 रेशियो कर लेंगे। ये हो जा रहा है 2 और 2 है, एक टॉल है एक शॉर्ट है ना, ड्वार्फ वाला है, तो 1:2:1 होता है इसका रेशियो, है ना। और ये जो होता है, अगर इसको लोग पूरा कर लेते ही होता है फेनोटाइप में 3:1। अब सवाल आता है, ये बच्चों जनरेशन का रेशियो है ना, कि जनरेशन कैसा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट्स ए प्योर टॉल प्लांट TT इज क्रॉस्ड विथ ए प्योर शॉर्ट प्लांट स्मॉल TT, द रेशियो ऑफ प्योर प्लांट टॉल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट, है ना। तो प्योर टॉल प्लांट एक हो गया ये, और प्योर शॉर्ट प्लांट एक तो ये हो गया, यानी कैपिटल TT और स्मॉल TT। तो दोनों का जनरेशन का रेशियो क्या होगा, तो दोनों का रेशियो स्मॉल TT यानी 1/1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स ऑन ए मॉइस्ट स्लाइस ब्रेड, है ना, इन राइजोपस। राइजोपस का बच्चों फोटो देख लेना, राइजोपस कैसा बनता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा, है ना। इसमें से स्पोर बन गया, यहाँ भी स्पोर बन गया, इसमें भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नीचे है, फिर एक ठो यहाँ बन गया, है ना, इसमें भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा है, ये राइजोपस होता है ना, राइजोपस है, राइजोपस में। तो इसमें कह रहा है, इसमें अब द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं स्पोर, स्पोर हो जाता है, ये स्टेम होता है, ये जो ये ऊपर वाला जो गोल सा होता है ये स्पोर होता है, ये स्टेम होता है, और ये हाइपे होता है ना। इसमें देखो हाइपे यहाँ है, तो HYPHAE हाइपे, है ना। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्या, तो पूछ रहा है इसमें द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन ए मॉइस्ट स्लाइस ब्रेड इन राइजोपस आर, तो क्या हो जाएगा, हाइपे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है कि इन टॉर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स द बल्ब्स प्लेस्ड, तो टॉर्च में हम लोग देखें बच्चों, टॉर्च जो होता है, यहाँ देखना, फोकस करना, ये जो टॉर्च है हमारा, इसमें बल्ब जो होता है बीच सेंटर में होता है। तो बल्ब में एक कटोरी जैसा संरचना होता है ना, छोटा सा बाउल का संरचना होता है, और यहाँ से लाइट टकरा करके सीधा आ जाता है ना, सीधा आ जाता है। तो ध्यान रखना कि ये जो बल्ब होगा कहाँ होगा, फोकस बल्ब। हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉनकेव मिरर में, है ना, ध्यान रखना, सीखना है बच्चों, ये पोल होगा, ये प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, है ना। तो मिरर है ये, है ना, तो जो रे फोकस से होकर जाएगी, है ना, मिरर पर आफ्टर रिफ्लेक्शन या पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो जो रे जाएगी ऐसे वो पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो टॉर्च से जो निकलेगा सो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक जाएगा और पैरेलल हो जाएगा। जो पैरेलल आएगा सो फोकस से होकर के जाती है, और जो फोकस से होकर जाती है वो पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट करती वापस लौट जाती है ना, ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में इन टॉर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड कहाँ होगा, बिटवीन द पोल, पोल और फोकस के बीच में, गलत नहीं होगा, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन द फोकस एंड, ये भी गलत, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पर तो होगा ही नहीं, नहीं, तो ये वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, है ना। फोकस से एकदम नज़दीक नज़दीक होता है। अब टॉर्च का है तो थोड़ा सा आगे पे एक आध पॉइंट का उसका मायने नहीं रहता, लेकिन एकदम नियर होगा फोकस के नियर, तब तो पैरेलल जाएगा। टॉर्च जलाते हैं तो पैरेलल रे ऑफ लाइट निकलती है। तो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 तक किया, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों।
वो जो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर बन गया, कन्वर्जिंग मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहा है कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर, है ना। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये 30 है पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के बीच की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर है, यानी प्रिंसिपल फोकस 15 हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ 15 हो जाएगा, हाफ होता है। अच्छा, मिरर इज 30 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी मिरर से कितनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखें एज टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज। ध्यान रखना बच्चों, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज प्राप्त करने के लिए हमको फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा कहीं भी। इसके इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट जाएगा, टोटल का टोटल जो है रियल इमेज बनता चला जाएगा। वर्चुअल इमेज के लिए फोकस पर भी नहीं, फोकस के अंदर ही, पोल और फोकस के बीच में कहीं भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, फोकस पर नहीं होना चाहिए। फोकस पर और फोकस के बाहर जो भी बनेगा सो रियल इमेज बन जाएगा। बाद बाकी ये पीछे बनता है इसका इमेज, है ना, वर्चुअल इमेज होता है। तो इसमें हमको चुनना है कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखना है। इन्फिनिटी पर गलत हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर गलत हो जाएगा, बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर गलत हो जाएगा, 15 से यहाँ कह रहा नहीं होगा, सी बिटवीन 0 ये हो जाएगा, 0 से 15 सेंटीमीटर, 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा तो हो जाएगा। तो इसका हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए फूड चेन। अच्छा, इसमें से चुनना है कि कौन फूड चेन का कंस्टिट्यूएंट्स नहीं है। इसको चुनने से पहले बच्चे हम लोग को ध्यान रखना होगा कि फूड चेन में क्या क्या होता है। प्रोड्यूसर होता है ना, जो भी फूड चेन दिया होगा ऑप्शन में उसमें हमको ढूंढना होगा कि उसमें पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्शियरी कंज्यूमर होता है। तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो पहला में ढूंढते हैं, ग्रास है तो ग्रास को खाने वाला रैबिट है, रैबिट को खाने वाला उल्फ है, लायन है, और उल्फ को खाने वाला लायन है, यानी ये कंप्लीट है। चलिए दूसरा में आता है, प्लैंकटन है ना, ये खारा पानी में होने वाला चीज़ है जो पानी में पाया जाता है ना। मैन है, फिश है, ग्रास ऊपर है। अच्छा, ये देखो इसमें तो है ग्रास ऊपर तो पानी में पाया ही नहीं जाता है, तो ये नहीं होगा। तो ये दूसरा, तो पूरा आर नॉट कह रहा है विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंस्टिट्यूएंट्स, तो एक तो दूसरा नंबर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा नंबर में, उल्फ हो जाएगा, ग्रास हो जाएगा। अच्छा देखो ग्रास तो है, लेकिन ग्रास को खाने वाला कोई है ही नहीं, ना स्नेक ग्रास खाता है, ना टाइगर ग्रास खाता है, ना उल्फ ग्रास खाता है। तीनों में से कोई ग्रास को नहीं खाता है। एक होना चाहिए था ना, ग्रास को खाने वाला ग्रास ऊपर होता, ग्रास ऊपर को फिर स्नेक खाता, स्नेक को फिर टाइगर खा जाता, उल्फ खा जाता। तो उस कंडीशन में कुछ नहीं है तो ये भी हो जाएगा, जो नहीं है उसी को चुनना है। और देख लेते हैं फोर्थ नंबर यहाँ है, फ्रॉग है, स्नेक है, ईगल है, ग्रास है, ग्रास ऊपर है। तो ग्रास को ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा लेगा, है ना, फ्रॉग को स्नेक खा लेगा, है ना, स्नेक को ईगल खा लेगा, यानी ये तो फूड चेन कंप्लीट बना हुआ है। तो कहने का मतलब सिर्फ 2 और 3 नहीं है, ऑप्शन ढूंढ लेना है। ए में कह रहा है 1 and 2, बी में कह रहा है 3 and 4, सी में कह रहा है 2 and 3, है ना। तो 2 and 3 सी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 2 and 3 वाला, है ना। डी में 1 and 4 है तो नहीं होगा, 2 and 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, है ना। तो ढूंढना है बच्चों की एकदम टोटल, प्रोड्यूसर होना चाहिए, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर होना चाहिए। चलिए, डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड होता है, ये तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जानते हैं CFC गैस होता है जो ओजोन के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर एसर्शन से रीजन का बच्चों हम लोग कई बार कह चुके हैं कि ए और आर दोनों सही है, और आज एसर्शन ए का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। ए और आर दोनों सही है, बट आर जो है ए का एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, डी ऑप्शन हो गया। अब हमको इसमें से एसर्शन रीजन का क्वेश्चन जो जब सोल्व करना है तो देखेंगे। एसर्शन कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खावर सोडा हम लोग बोलते हैं ना, जो खास्ता हम लोग बनाते हैं बेकरी में यूज किया जाता है, इज यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। अच्छा, एंटासिड में भी इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है एंटासिड में? क्योंकि यह बेसिक होता है। तो हमारे एब्डोमेन में जो एसिड निकलता है, HCl निकलता है, उसके साथ मिलकर के न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए एंटासिड में इसका यूज किया जाता है। तो रीजन है, अच्छा एसर्शन तो ये दे दिया, रीजन दे रहा है कि NaCO3 इज ए माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक साल्ट, ये भी सही है। यानी इस कारण से एंटासिड में यूज किया जाता है कि यह एक बेसिक साल्ट है और एसिड और बेस मिलकर के
न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस कारण से ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा कि दोनों सही है, ए का ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो 17 का ए हो जाएगा। अब बच्चों आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। इस सेशन ए कह रहा है द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, सही बात है, विच आर रिच इन ब्लड, एकदम सही बात है। विली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, विली पाया जाता है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को खींच लेता है, ऑब्जॉर्व करता है। रीजन क्या दिया है, दिस विली हैव ए लार्ज सरफेस एरिया, बिल्कुल सही है, विली बहुत लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में फैला हुआ होता है, एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी इसका भी सही हो जाएगा, ए का ही ये एक्सप्लेनेशन है, यानी हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेशन ऑन है ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अच्छा, एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड ऐसा सोलेनॉइड है ना, इसके अंदर आयरन है ना, तो सोलेनॉइड इट कम्स टू रेस्ट इन जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना, तो कह रहा है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इसमें करंट पास कराया जा रहा है, तो जब करंट पास कराया जाएगा तो बच्चों ध्यान रखना कि किसी में भी जब करंट पास कराया जाता है तो वह मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, और वह तो जब मैग्नेट की तरह यूज करेगा तो कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है ना, वह एक मिनट बच्चों, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है वह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ सस्पेंड करता है, मतलब वह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही होता है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो होगा 90 नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि वन एंड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिकॉज एज एन फॉर नॉर्थ एंड अदर एंड एज यहाँ साउथ है बच्चों, मैंने एस लिख दिया साउथ के लिए, नॉर्थ लिख दिया, एन लिख दिया है नॉर्थ के लिए, जस्ट एज ए बार मैग्नेट, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने देखा 19 क्वेश्चन देखा, अब 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन जो है मैंने लिखा नहीं पे, बोर्ड पर जगह नहीं था। 20 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है ए फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज, है ना। फूड चेन में कुछ हार्मफुल, जैसे फूड चेन जो बन रहा है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में, है ना, क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, अच्छा क्वेश्चन मैं एक बार लिख भी देता हूँ। कह रहा है इसमें 19 हो गया है, कह रहा है फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल, 20 नंबर है, फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, है ना, ये एसर्शन है 20 नंबर क्वेश्चन का बच्चों, एसर्शन है ये दिया हुआ, है ना। फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल, फूड चेन में अगर हार्मफुल होगा कोई चीज़, अगर फूड चेन में शामिल है तो हमारे बॉडी में आ जाएगा, केमिकल्स इन आवर बॉडी, सही बात है, इन आवर बॉडीज हो गया। दूसरा इसका रीजन क्या दिया है, द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली, इसका देखो रीजन में क्या दे रहा है कि द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली, ऑफ फूड चेन
फूड चेन वेरी ग्रेटली। बच्चों इसमें देख लीजिए क्या कर रहा है, तो फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज। अगर फूड चेन में हार्मफुल केमिकल्स डाला हुआ है तो हम लोग इसका तो हम लोग कंज्यूम करते हैं, आ जाता है, ठीक है, तो हमारे शरीर में आता है। दूसरा करता है द लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। ये इसका ये है ना, द लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए और आर दोनों सही है, ये भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर इसका ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 20 नंबर का, है ना, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, है ना। दोनों सही है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बच्चों हम लोगों ने आज सैम्पल पेपर 3 का टोटल ऑब्जेक्टिव कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सैम्पल पेपर 4 का लेकर रहेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए। धन्यवाद।